हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी में। तो दोस्तों, आज मेरा फेस वाला ये पहला वीडियो है, तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को पसंद आए। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि मेरा डीबी और मेडिकल किस किस दिन हुआ और मुझे डीबी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और मेडिकल में मुझे क्या प्रॉब्लम आई थी और डीबी में कैसे कैसे हुआ था। तो इस वीडियो में मैं सारी बात को डिटेल्स में करूंगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि हमारा पहले 17 मार्च को डीबी होने वाला था। फिर दिल्ली जोन वालों ने क्या करा कि हमारी डेट को एक्सचेंज कर दिया, बदल दिया गया। फिर 12 मार्च को हमारा डीबी कंडक्ट कराया गया। तो हम 11 मार्च को अम्बाला कैंट पहुंच गए। हमारा डीबी अम्बाला कैंट में होने वाला था। तो वहां पर हम अम्बाला कैंट पहुंच गए 11 तारीख को ही शाम को। तो 11:30 बजे यानी सेकंड शिफ्ट में 12 तारीख को हमारा डीबी था। तो हम वहां पर 11:30 बजे पहुंच गए। जो डीआरएम ऑफिस है वहां पर हमको बैठा लिया गया बाहर और हमको वहां पर इंस्ट्रक्शन दिए गए कि आपको किस किस सिक्वेंस में अपने डॉक्यूमेंट जो है वो लगाने हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि सबसे पहले उन्होंने एक फार्म दिया हमको जिसको बोलते हैं एबीसी फार्म। उस पर हमारी डिटेल्स लिखी होती हैं, हमारा नाम, मम्मी का नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारा डीबी किस दिन है और तुम्हारा डिवीजन क्या है जहां पर आपका डीबी हो रहा है, वो सब कुछ उस पर मेंशन था पहले से ही। तो वहां पर वो फार्म देने के बाद उन्होंने बताया कि आप इसके आगे अपना डीबी का एडमिट कार्ड लगा सकते हैं और डीबी के एडमिट कार्ड के बाद आप उसके नीचे अपना जो सेंट्रल ओबीसी का ऑनलाइन है उसकी फोटोकॉपी लगा लीजिए। फिर ओबीसी रेलवे फॉर्मेट लगाइए, फिर ओबीसी डिक्लेरेशन लगाइए और उसके बाद आप अपना हाई स्कूल और इंटर लगा सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने कोई भी हायर एजुकेशन कर रखी है, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, बीटेक हो, आईटीआई हो या कोई अदर डिप्लोमा हो टेक्निकल का, वो आप लगा सकते हैं। और उसके बाद आप बीए बीएससी ये भी लगा सकते हैं जो भी आपने हायर एजुकेशन कर रखी है। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर आप हाई स्कूल आधार कार्ड और पैन कार्ड लगा लीजिए और बस आपको इस सिक्वेंस में लगाना है। और हाँ, एक बात और, उन्होंने हमसे वहां पर पीईटी का और जो सीबीटी का वो था हाफ पोर्शन एडमिट कार्ड का, वो हमसे नहीं मांगा, जबकि हम लेकर गए थे पहले से ही, क्योंकि हमारे पास सब थे और मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म भी था। तो मैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी ले गया था, बट उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म और सीबीटी पीईटी का एडमिट कार्ड वहां पर नहीं मांगा। तो क्योंकि उनके पास पहले से ही वो था ऑलरेडी, क्योंकि जहां हमारे पीईटी हुए थे वहां से उनके पास डाटा सारा आ गया था। तो इस तरह से हमने इस सीक्वेंस में लगाया उसको, फोटोकॉपीज को, अपने डॉक्यूमेंट्स को। और उसके बाद क्या हुआ कि हमको अंदर ले लिया गया। तो वहां पर सबसे पहले क्या हुआ, हमसे एक जगह पर थंब लगवाया गया, फिर एक जगह पर साइन हुए। और उसके बाद क्या हुआ कि हमारा बायोमेट्रिक हुआ, फिंगरप्रिंट वाला। वो हमसे बायोमेट्रिक होने के बाद हमें हमारी फाइल दे दी गई। फिर हमारी फाइल आगे गई। उसके बाद वहां पर 5-6 कमेटी के मेंबर्स बैठे थे। उन्होंने हमारी फाइल को चेक किया कि फोटोकॉपी जो इन्होंने लगाई है, जो एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी डिटेल्स दी है, क्या वही है या कुछ और है, ये स्पेलिंग मिसमैच है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मेरे हाई स्कूल, इंटर, बीएससी जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स लगाए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सभी में मेरे फादर की जो स्पेलिंग है बिल्कुल मैच है, ओके है बिल्कुल। तो मुझे वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और अदर प्रॉब्लम भी मुझे वहां पर डीबी में नहीं हुई। मेरी फाइल आसानी से आगे बढ़ गई। उसके बाद रेलवे के 3 कमेटी के लोग थे, वहां पर मेरी फाइल गई। उन्होंने फिर से चेक किया, उससे कुछ पूछा ओरली कि आपका फादर नेम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए, अपना नाम बताइए, आपने हाई स्कूल किस सन में किया है, किस स्कूल से किया है, ये तक भी पूछा गया था वहां पर कि फर्जी तो नहीं है, बंदा जेन्युइन है या नहीं। ये सब चेक करने के लिए वहां पर पूछा जाता है। तो उसके बाद रेलवे के 3 कमेटी वालों ने मेरी फाइल को पास कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि वहां पर एक 24 रुपए की पर्ची कटती है जो मेडिकल के लिए कटती है। तो वहां पर 24 रुपए की पर्ची कटी, हमसे पैसे ले लिए गए। तो उसके बाद फाइल हमारी और आगे गई। तो वहां पर क्या हो रहा था कि हमारे 2 कट मार्क देखे जा रहे थे कि अपने बॉडी पर आप 2 कट मार्क दिखाइए कि आपके बॉडी पर 2 कट मार्क कहां पर है। तो मेरे 2 बॉडी के कट मार्क यहाँ पर, एक तो मेरे कट मार्क यहाँ पर था और एक मेरे इस वाले लेफ्ट हैंड पर है। तो मैंने उनको कट मार्क दोनों दिखा दिए। उन्होंने वो कट मार्क एक फाइल पर नोट कर लिए, जो कि फाइल मेडिकल ऑफिस जाने वाली थी। तो वहां पर जाने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि आप लोग बाहर वेट कीजिए। लास्ट में डीबी के हमारे एक जगह पर थंब लगवाए गए और एक जगह पर साइन हुए। उसके बाद उन्होंने हमें बाहर भेज दिया कि आप बाहर वेट कीजिए, हम आपको बताएंगे बाद में। जो 11:30 बजे वाले बच्चे थे, सेकंड शिफ्ट वाले। तो हम सब लोग वहां पर बाहर बैठ गए। और उसके बाद क्या हुआ, जब 5:30 बजे के आसपास या 5 बजे के उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दिए। उन्होंने बताया कि सब लोग आ जाओ, सभी को बुला लिया गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप सुबह 8:30 बजे आप रेलवे के हॉस्पिटल में जा सकते हैं, वहां चले जाना बिना खाए पिए कुछ भी, बस आप पानी पी सकते हैं। तो वहां पर हम सब सुबह 8:30 बजे 13 मार्च को पहुंच गए सब लोग। तो वहां पर 9 बजे के आसपास या 9:30 बजे के आसपास अंदर लिया सबको। और वहां पर फिर जैसे 125 बच्चे थे हमारे सेकंड बैच वाले, तो उनको उन्होंने 25-25 बच्चों में 5 बैच उनके बांट दिए। तो हमारा लास्ट बैच था, तो हमारे पास हमारे ग्रुप में सिर्फ 22 बच्चे थे। तो हमको एक असिस्टेंट डॉक्टर के पास ले गए। वहां पर सबसे पहले हमको एक रूम के अंदर भेजा गया। वो रूम के अंदर डॉक्टर साहब थे और उनके असिस्टेंट थे।
तो वहां पर हमारे सबसे पहले क्या हुआ, सारे कपड़े उतरवा दिए गए और हमसे उठक बैठक लगवाई गई, जिससे हमारा हाइड्रोसिल और सॉरी पाइल्स चेक हुआ। तो पाइल्स चेक होने के बाद हमसे वहां पर क्या हुआ, एक कागज पर साइन करवाए गए और वहां पर हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लिया गया। उसके बाद क्या हुआ, हमको एक अलग रूम में वो असिस्टेंट अपने साथ ले गए। वहां पर हमारा आई टेस्ट हुआ, जिसमें कि हमारा सिग्नल वाली लाइटें दिखाई गई हमें, जो बारीक होती हैं, ऑरेंज, ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड, वो दिखाई गई। और उसके बाद फिर हमको 4 गोले दिखाए गए, जिसमें से 2 ग्रीन और 2 रेड थे। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, हमको दूर बैठा दिया गया, जो कि 20 फुट की दूरी पर लगभग होता है। तो हमें वहां से सी को पढ़वाया गया कि आप इस सी को पढ़िए कि सी का मुंह किस ओर कटा हुआ है। तो वही 6x9 6x6 हमसे पढ़वाया गया। उसके बाद वहां से हमको असिस्टेंट ले गए एक्सरे रूम में। तो वहां पर हमारा 5 बच्चों को 5-5 को ले जा रहे थे 22 बच्चों में से, ताकि भीड़ ना हो। तो 5-5 को ले गए वहां पर एक्सरे रूम में। तो वहां पर हमारा एक्सरे हुआ। तो वहां पर एक्सरे होने के बाद हमको बोल दिया गया कि आप बाहर जाओ और खाना खा करके आप आधा घंटे में आ जाओ। तो हम खाना खा करके आधा घंटे में आ गए और फिर हमको वहां पर जो हमारे डॉक्टर साहब थे, उनका रूम था, उसके बाहर बैठा दिया गया सभी बच्चों को कि आप सब लोग यहाँ पर बैठिए, थोड़ी देर बाद हम आपको बुलाएंगे। तो वो असिस्टेंट ने हमें, जो असिस्टेंट थे वहां पर हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब के, उन्होंने हमको बुलाया कुछ देर बाद। वहां पर उन्होंने हमारा बीपी चेक किया। तो सबका बीपी लगभग नॉर्मल से ओवर ही आ रहा था, क्योंकि पता है कि ऐसे टाइम पे बच्चा क्या है, होपलेस हो जाता है, तो थोड़ा बीपी जो है वो इंक्रीज हाई हो जाता है। तो इस वजह से वहां पर सबका जो है बीपी थोड़ा हाई हो रहा था। फिर भी उन्हें पता होता है कि जब हाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा ऐसे टाइम पे हाई हो ही जाता है। तो सबको बीपी चेक करने के बाद बोला कि आप लोग बाहर वेट कीजिए, हम आपको बताएंगे। तो वहां पर हम सब लोग बाहर बैठ गए। कुछ देर बाद असिस्टेंट साहब जो है वो रूम से बाहर आए और उन्होंने बोला कि उन्होंने कुछ नाम बोले कि ये 4 नाम 5 नाम है, लगभग 5 या 6 नाम बोले थे कि ये लोग साइड में आइए और बाकी लोग आप घर जा सकते हैं। तो जो 6 लोग निकाले थे उनको बोला कि आप चश्मा बनवा करके आए आधा घंटे 1 घंटे में, और फिर आप हॉस्पिटल के उस वाले रूम में चले जाएं, वो अब आपको चेक करेंगे, हमारा काम खत्म हो चुका है। तो चश्मे वाले चश्मा बनवा के 1 घंटे में वापस आ गए। फिर जब वे शाम तक वापस आए तो वो डॉक्टर साहब उठ चुके थे, तो इसलिए उनको 1 दिन एक्स्ट्रा लगा, वहां पर उनको रुकना पड़ा 1 दिन, क्योंकि शाम तक डॉक्टर साहब उठ चुके थे, उनका काम नहीं हो पाया था। तो इसलिए उनको वहां पर 1 दिन एक्स्ट्रा लगा चश्मे वालों को। तो हम तो आ गए थे। तो वहां पर असिस्टेंट साहब से मैंने पूछा भी कि सर ये जो बीपी आपने करा है अभी जो किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो उन्होंने बोल दिया कि अगर जिनको हम घर भेज रहे हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका मेडिकल बिल्कुल फिट है। बस बात रही स्टैंडर्ड की, तो वो स्टैंडर्ड आपको स्टेटस जारी, आप स्टेटस देख सकते हैं। बहरहाल उन्होंने हमें स्टेटस के बारे में वहां पर असिस्टेंट साहब ने कुछ भी नहीं बताया, और ना ही किसी बच्चे ने पूछा कि सर हमारा स्टैंडर्ड क्या रहा है, और ना ही हमने उनको वहां पर जो लिख रहे थे वहां हम देख पाए कि स्टैंडर्ड हमारा क्या रहा है। अब स्टेटस आएगा तो वहीं पर मेडिकल का स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं कि क्या रहा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि मेरा डीबी और मेडिकल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। मुझे डीबी और मेडिकल में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई थी। 100 में से 2 या 4 बच्चे होंगे जिनको डीबी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वरना सबके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी। किसी की कम्युनिटी सर्टिफिकेट नहीं था, किसी के पास, किसी के मम्मी के नाम पे प्रॉब्लम थी, किसी के पापा के नाम पे प्रॉब्लम थी। तो इस तरह से उनको एफिडेविट के लिए बोला, जिनको 1 दिन एक्स्ट्रा लगा वहां पर पे, क्योंकि वहीं से ही कचहरी से, तहसील से एफिडेविट बनवा करके वहीं वे जमा कर रहे थे अपने पास ही, दिल्ली नहीं जाने दे रहे थे। दिल्ली तो उनको बोला था जिनके पास रेलवे का ओबीसी फॉर्मेट नहीं था, उनको बोला कि आप दिल्ली जाइए और वहां पर जमा कर दीजिए 15 दिन के अंदर रेलवे का ओबीसी सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट वाला है। तो इस तरह से हमारा डीबी हुआ था। क्योंकि मेरे साथ भी एक दोस्त गया था, तो उसका भी कम्युनिटी सर्टिफिकेट नहीं था, तो उसको वहां पर भी 1 दिन एक्स्ट्रा लगा। तो इस तरह से हमारा डीबी और मेडिकल हुआ, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। और मेडिकल स्टैंडर्ड तो हम चेक बता ही नहीं पाए असिस्टेंट हमको। तो अब बात रही कि फाइनल पैनल दिल्ली जोन वालों का वो कब तक आ सकता है। तो देखिए पैनल की अगर बात करें तो अभी आपको पता है कि 12 मार्च को आरआरबी जो बिलासपुर है, आरआरसी बिलासपुर वालों का पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विस मैन का पैनल जारी करवा दिया गया है, और उनका फाइनल पैनल भी 16 तारीख में लगभग आ गया है, जो नॉन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं। और अभी आरआरसी जयपुर वालों का भी फाइनल पैनल आया है, जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है और एक्स सर्विसमैन सीसीए वाले, उनका पैनल भी आ गया है। तो पैनल का बहुत काम जो है तेजी से चल रहा है, क्योंकि रेलवे मंत्रालय ने इनको ऑर्डर दे रखा है आरआरसी को, सारे आरआरसी को, कि आप 31 मार्च तक हमें सभी का ज्वाइनिंग लेटर तैयार चाहिए। तो अब आप बताइए, जब 31 मार्च तक सारा ज्वाइनिंग लेटर उनको तैयार चाहिए, तो मार्च में ही ये सभी जोन का पैनल दे देंगे। तो दिल्ली जोन वालों का जो ब्लॉक डेट थी वो 16 मार्च थी, और उनका 17 में मेडिकल हो गया होगा। तो जिनका 17 मार्च तक मेडिकल हुआ है उनका पार्ट 1 पैनल में नाम आना निश्चिंत है। और जिनको प्रॉब्लम बता करके कह दिया है कि आप दिल्ली फॉर्म जमा कीजिए, यही कागज जमा करिए, तो उनका नाम पार्ट 1 पैनल में नहीं आएगा, सेकंड पैनल में ही आएगा। पार्ट 1 पैनल में सिर्फ उनका नाम आएगा जिनका मेडिकल 17 मार्च तक फिट और ओके हो चुका है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल।
और आरआरसी की वेबसाइट आप लोग चेक करते रहिएगा, वहां पर आपको मेडिकल का स्टैंडर्ड तो नहीं आएगा, बट पैनल के बाद आपका ये पैनल के आसपास ही वहां पर क्या होगा कि आपको पोस्ट बता दी जाएगी कि आपकी पोस्ट क्या मिली है और आपको डिवीजन कौन सा मिला है। ये स्टेटस आरआरसी की वेबसाइट पर आ जाएगा, तो आप लोग आरआरसी की वेबसाइट को चेक करते रहिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, और मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में आपको कोई डाउट हो कि सर मुझसे वहां पर ये प्रॉब्लम आई, मुझसे ये पढ़ा नहीं गया, मुझसे ये नहीं बताया गया, ये हमारे असिस्टेंट साहब ने ऐसा कहा, मुझे ये इस चीज में अनफिट किया है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हम रेलवे से संबंधित जानकारी आपके लिए लाते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।